जय हिंद। हाँ, आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है? जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि हमने बीए सेमेस्टर 1 जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसको अपन ने स्टार्ट कर रखा है। और बीए सेमेस्टर 1 में सबसे पहली जो आपकी किताब चलेगी पॉलिटिकल साइंस की, वो है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। और और मैंने आपको कई सारे राइटर्स के नाम बताए जिनकी किताबें आप खरीद सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ वो है सुनीता गंगवाल। आप ये वाली बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये एक प्रकार से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर है, और ये आपके बीए सेमेस्टर 1 जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनुसार ये आपकी सेमेस्टर 1 की पहली किताब है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो इस किताब से हमने काफ़ी सारे चैप्टर 3 या 2-3 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि बेसिक फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, उसके बाद में ट्रेडिशनल के स्कोप, फिर उसकी सिग्निफिकेंस, फिर मॉडर्न के स्कोप, फिर उसकी सिग्निफिकेंस, फिर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ पॉलिटिकल साइंस का। आज अपन पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की स्कोप क्या होती है। अब अपन ने क्या पढ़ा था पहले? ट्रेडिशनल के स्कोप और मॉडर्न अप्रोच के स्कोप पढ़े। आज अपन पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के स्कोप क्या होते हैं। अब जिन्होंने पहली वाली वीडियो देख रखी है, उनको ये वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्कोप आपके ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के, वही सेम स्कोप दोनों को कंबाइन करके लिखा जाता है। किसमें? पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंदर। ठीक है? पॉलिटिकल साइंस का जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी अगर अपन स्कोप की बात करें तो ट्रेडिशनल स्कोप और मॉडर्न स्कोप को मिला देंगे तो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बन जाएगा। कंटेंट सब कुछ वही सेम रहेगा। और जब अपन मॉडर्न अप्रोच के सिग्निफिकेंस और ट्रेडिशनल अप्रोच के सिग्निफिकेंस को मिला देंगे तो वो पॉलिटिकल साइंस की सिग्निफिकेंस बन जाएगी। ठीक है? डिफरेंस इसमें कुछ भी नहीं है। और ये जो वीडियोस है स्कोप की, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच की, ये मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखी है। और जो सिग्निफिकेंस है, हालांकि सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिग्निफिकेंस मॉडर्न अप्रोच का और ट्रेडिशनल अप्रोच का है, तो वो उसके लिए सेपरेट वीडियो है। आपके जो पॉलिटिकल साइंस है, इसका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन आएगा, वो इसकी पहली वाली वीडियो में मैंने डाल रखा है। ठीक है? और इसकी स्कोप आएगी, तो इसकी स्कोप यानी कि ट्रेडिशनल स्कोप, ट्रेडिशनल अप्रोच के स्कोप और मॉडर्न अप्रोच के स्कोप, इन दोनों के अप्रोच को जब आप कंबाइन कर दोगे तो वो पॉलिटिकल साइंस की स्कोप बन जाएगी। ठीक है? और रही बात सिग्निफिकेंस की, तो सिग्निफिकेंस मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच का डिफरेंट आता है, पॉलिटिकल साइंस का सिग्निफिकेंस नहीं आता। ठीक है? आपके सिलेबस में नहीं दे रखा। तो जिन लोगों ने पहली वाली मेरी वीडियोस देख रखी है ट्रेडिशनल अप्रोच के स्कोप की और मॉडर्न अप्रोच की स्कोप की, उनका एक तरीके से क्विक रिवीजन है। मैं उन दोनों के अप्रोच को यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्रेडिशनल अप्रोच। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच को क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, तो ये उसकी स्कोप है। और इधर जो है मॉडर्न अप्रोच की क्या है? स्कोप है। इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देंगे तो पॉलिटिकल साइंस की स्कोप बन जाती है। ठीक है? तो जिन्होंने पहली वाली वीडियोस देख रखी है, अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं देख रखी, उनका आज यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 8 मिनट में इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, लेकिन वो ट्रेडिशनल स्कोप और मॉडर्न स्कोप के पास उसी थंबनेल से डली हुई है। तो उन दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे ना, तो आपकी पॉलिटिकल साइंस की स्कोप बन जाएगी। ठीक है? अब जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको ये नहीं लिखना कि ट्रेडिशनल स्कोप, फिर उसकी ये पॉइंट्स, फिर मॉडर्न स्कोप, फिर उसके ये पॉइंट्स, ऐसे आपको नहीं करना। वो तब करना है जब आपका उन पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि मॉडर्न स्कोप बताइए, ट्रेडिशनल अप्रोच के स्कोप बताइए, वो तब करना है। यहाँ पर सीधा आपसे स्कोप पूछी जा रही है पॉलिटिकल साइंस की, तो पहले ट्रेडिशनल की लिख दीजिए और बाद में मॉडर्न की लिख दीजिए, या पहले मॉडर्न की लिख दीजिए बाद में ट्रेडिशनल की लिख दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो। लेकिन लेकिन ये जो मेन हेडिंग है कि ट्रेडिशनल की स्कोप, मॉडर्न की स्कोप, ये आपको नहीं करना है। ये तब करना है जब उनके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं करनी। यहाँ पर आप सीधा स्कोप कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपन आगे बढ़ते हैं। पहले अपन देखते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस का स्कोप अपन को पढ़ना है, तो देखिए स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें क्या आएगा? स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है?
और स्कोप ऑफ मॉडर्न अप्रोच। जब हम दोनों अप्रोच के स्कोप को मिला देंगे तो वो किसकी स्कोप बन जाएगी, पॉलिटिकल साइंस की स्कोप बन जाती है। ठीक है, अभी दोनों चीज़ें क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेज होती है। अप्रोचेज यानी कि वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ स्टडी किस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है वैल्यूज़ के आधार पर स्टडी किया जाता है, और मॉडर्न अप्रोच में जो है फैक्ट्स के आधार पर, साइंटिफिक टूल्स के आधार पर स्टडी किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर फैक्ट्स और जो साइंटिफिक स्टडी है उसको महत्वता नहीं दी जाती, और जो मॉडर्न अप्रोच है इसमें वैल्यूज़ को, यानी कि अपने आर्ग्यूमेंट्स जब आप पेश करोगे तो वो कम्प्लीटली साइंटिफिक टूल्स के आधार पर वो स्टडी करने के बाद होने चाहिए, और या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली फैक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब स्कोप ऑफ क्लासिकल अप्रोच, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लासिकल अप्रोच को अपन ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं। तो पहला अप्रोच देखिए, स्टडी ऑफ द स्टेट। ठीक है, डॉक्टर गार्डनर, ठीक है, डॉक्टर गार्नर, ये हमारे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस जो है ट्रेडिशनल अप्रोच में, पॉलिटिकल साइंस जो है वो स्टडी करती है स्टेट के साथ में। यानी कि इनका एक स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स, यानी कि शुरुआती दौर और उसका ख़त्म किसका, पॉलिटिकल साइंस का, वो किसके साथ होता है, केवल और केवल स्टेट के साथ होता है। तो स्टेट का ओरिजिन, स्टेट यानी कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्टेट का मतलब हर बार राज्य नहीं होता। पॉलिटिकल थ्योरी में स्टेट का अधिकतर 99% अगर स्टेट लिखा हुआ आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा किसी भी कंट्री, किसी भी सोसाइटी से। तो कोई भी सोसाइटी का ओरिजिन कैसा है, वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, उसका नेचर कैसा है, कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे चलता है, ये सब अपन स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ द स्टेट में। सेकंड अपना आता है स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का कौन सा फॉर्म है। वहाँ पे मोनार्की है जहाँ पे राजा का बेटा राजा बनता है, या फिर डिक्टेटरशिप है जिसमें सारी पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पावर से 1% के हाथों में होती है, या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें लोग खुद जाके अपने लिए लॉ बना रहे हैं, या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है जिसमें लोग अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यदि आप एंशंट ग्रीस में जाते तो वहाँ पर जो है आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का कौन सा टाइप है, इन सब गवर्नमेंट के ऊपर जो स्टडी होती है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन कैसे हैं, उन सब चीज़ों के जब आप बारे में स्टडी करते हो तो वो किसके अंदर आ जाता है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाता है जिनका नाम है लिकॉक। लिकॉक, LEACOCK, लिकॉक एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बोला कि पॉलिटिकल साइंस डील्स ओनली विद द गवर्नमेंट। ठीक है, स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक स्टेट है, ठीक है, तो आप उसको स्टेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक गवर्नमेंट है। यदि वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं है तो आप उसको स्टेट नहीं बोलोगे। ठीक है, और वैसे ही गवर्नमेंट आप किसको बोलोगे, तब वो किसी पर्टिकुलर सिटीजन्स को या फिर एक एरिया को जब वो रूल करे तभी तो वो गवर्नमेंट है। वरना गवर्नमेंट का मतलब ही क्या, गवर्नमेंट का काम क्या होता है, कंट्री को रूल करना। तो कंट्री को रूल करने के लिए कंट्री होनी चाहिए, कोई एरिया होना चाहिए। और वैसे स्टेट क्या होगा, जहाँ पे एक डेफिनाइट सेट ऑफ रूल्स आएंगे, और वो कैसे आएंगे, गवर्नमेंट की मदद से आएंगे। तो गवर्नमेंट और स्टेट दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। बिना स्टेट के गवर्नमेंट नहीं बन सकती, और बिना गवर्नमेंट के स्टेट नहीं बन सकता। दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट है। गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट रूल करेगी, गवर्नमेंट सेट ऑफ रूल्स बनाएगी, किसके लिए, स्टेट के लिए। तो स्टेट जरूरी है गवर्नमेंट के लिए होने के लिए। वहीं यदि आप कह रहे हो स्टेट, तो स्टेट में लोगों का वेलफेयर करना, लोगों को सिक्योरिटी देना, वो काम किसका, गवर्नमेंट का। तो जब भी तो स्टेट बनेगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि एक को भी हटा दोगे, बिना गवर्नमेंट के स्टेट नहीं बन सकता, वैसे ही बिना स्टेट के गवर्नमेंट नहीं बन सकती। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इन तीनों के ऊपर, लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग होता है, एग्जीक्यूटिव में लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होता है, और जुडिशरी के अंदर जो है
जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो इन तीनों के प्रोसेसेस, कैरेक्टर, एटीट्यूड के बारे में स्टडी करना स्टडी ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ जाता है और स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, एसोसिएशन के अंदर इसमें प्रेशर ग्रुप्स की स्टडी, ठीक है, उनका क्या नेचर है, वो क्या डिमांड करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स यानी कि एक इनविजिबल गवर्नमेंट होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, यदि वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही तो कुछ लोग साथ में मिलके उस पॉलिसी को क्या करते हैं, अपोज करते हैं और जनता के डिमांड्स को जो गवर्नमेंट की जो कानून व्यवस्था होती है उसको को कई बार चेंज भी कर देते हैं और कई बार वो फेल भी हो जाते हैं चेंज करने के लिए। ठीक है, तो वो एसोसिएशन कहलाते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, वो अपन उनको कह सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इनके कैरेक्टर, मोटिवेशन, एटीट्यूड की स्टडी जो है वो आपके क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड स्टडी ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मैन। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति थे, हरमन हेलर, इन्होंने किताब लिखी एनसाइक्लोपीडिया एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पर हरमन हेलर, इन्होंने किताब लिखी है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, ये इनकी बुक है। तो इन बुक के अंदर, इस बुक के अंदर उन्होंने बता रखा है कि कैसे आप मेंस की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसको आप स्टडी कर सकते हो। यानी कि एक व्यक्ति, अब इस पे मेंस लिखा हुआ आता है, ठीक है, तो मैन का मतलब इसमें सिर्फ मेल कैटेगरी नहीं है, इसमें फीमेल्स एज वेल एज मेल कैटेगरी दोनों इसमें शामिल होती है, एज वेल एज इसमें जो ट्रांसजेंडर्स है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो एक जो व्यक्ति है वो अपनी सरकार से क्या डिमांड रखता है, उसके क्या क्या वैल्यूज़ है, उसके क्या क्या पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो क्या उसकी एस्पिरेशन है सरकार से, तो वो सारी स्टडी इसके अंदर आ जाती है, द पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मैन के अंदर। और ये सब कुछ डिस्क्राइब कर रखा है हरमन हेलर जी ने अपनी किताब एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार ये 1 मार्क्स में आ जाती है, तो आपको ये नाम याद रखना है। और ये किताब किसके ऊपर डील करती है, पॉलिटिकल स्टडी ऑफ मैन के ऊपर। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इस चीज़ को अपन बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का आपने पहले भी नाम सुना होगा, जिसमें एक कंट्री को जो है वर्ल्ड की कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के साथ में क्या कर लिया जाता है, कनेक्ट कर लिया जाता है। अब ग्लोबलाइजेशन पहले भी होता था, आज भी होता है, फ़र्क केवल इतना है कि पहले जो ग्लोबलाइजेशन का स्केल था वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था, आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जब रशिया यूक्रेन का वार हुआ, सिंपल एग्जांपल से यदि अपन समझे, तो रशिया यूक्रेन का जब वार हुआ तो उसमें इंडिया का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन उनके वार का इफेक्ट इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर हमको देखने को मिला। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हम जान सकते हैं कि उन दोनों कंट्रीज़ का वार हो रहा है जो कि इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट इंडिया पे और दूसरी अन्य देशों पर भी उसका इफेक्ट देखने को मिला। यानी कि ये वर्ल्ड जो है ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो इसके अंदर नेशनल प्रॉब्लम्स एज वेल एज इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की स्टडी भी होती है। ये सारी जो स्कोप है ये सब किस स्कोप के अंदर आ जाएगी, क्लासिकल अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। ठीक है, और इसको और मॉडर्न अप्रोच के जो स्कोप है इन दोनों को कंबाइन करके आपको लिखना है किसके अंदर, जो पॉलिटिकल साइंस के स्कोप है उसके अंदर। अब अपन देखते हैं कि स्कोप ऑफ मॉडर्न अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की। अब जैसे कि आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में आप क्या पढ़ते हैं, बेसिकली इसके आने वाली वीडियो बिहेवियरिज्म के ऊपर ही है। जैसे कि कोई एक देश है, उसमें कोई भी घटना हुई तो वो घटना करने वाले लोग हैं, उन लोगों की उस घटना से संबंधित जो भी आप साइंटिफिक स्टडी करते हो उसको अपन क्या कहते हैं, बिहेवियरिज्म। आई बात समझ में। जैसे कि एक कंट्री है, उस कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं, सॉरी, उस कंट्री में अलग अलग लोग रहते हैं और उन्होंने कोई घटना हो गई वहाँ पे, तो उस घटना को पैरामीटर, उस घटना को कोर मानते हुए जिन लोगों ने वो घटना करी है,
जिन लोगों की उसमें भूमिका है उनके साइंटिफिक स्टडी क्या करना, वो उसको अपन क्या कहते हैं, बिहेवियरलिज्म कहते हैं, प्योर साइंटिफिक स्टडी। तो वही इसके अंदर आ जाएगा ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी के अंदर। नेक्स्ट आ जाएगा अपना स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। पावर आप जानते हैं क्या होता है, इसको अपन बेसिक से समझते हैं कि एक व्यक्ति है। अब मैं आपको बोलूँ पावरफुल हो आप, तो इसका मतलब क्या होता है, पावर एक ऐसी एबिलिटी है जिससे एक व्यक्ति अपने गोल्स को आसानी से पूरा कर सकता है, वो क्या कहलाती है, पावर। अब पावर जब इंस्टीट्यूशन में पैक हो जाती है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। दो वर्ड क्लियर हो गए। पावर एक पर्टिकुलर तक सीमित है, जब वो एक इंस्टीट्यूशन में हो जाए तब उसको बोलेंगे अपन अथॉरिटी। और जब पावर से लॉ मेकिंग होने लग जाए या कोई भी अलग अलग डिसीजन बनने लग जाए और उन डिसीजंस को जनता अपनी इच्छा से मानती है, अपनी खुशी से मानती है, तो उस एबिलिटी को अपन कहते हैं लेजिटिमेसी। यदि वो अपनी खुशी से नहीं मानती जनता, तो वहाँ पर अपन कहेंगे कि यहाँ पर वीक लेजिटिमेसी है। और यदि वो खुशी से उन लॉज को, उन पॉलिसीज़ को जनता मानती है, तो वहाँ पर अपन कहेंगे कि हाई लेवल लेजिटिमेसी है, यानी कि वहाँ पर लेजिटिमेसी की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट, फंक्शनल स्टडीज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम डेविड स्टर्न जी का द्वारा द्वारा दिया गया है और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर है। अब इस डायग्राम का फंक्शनल स्टडीज से क्या तात्पर्य है, देखिए, इनपुट फंक्शंस होते हैं जिसमें जनता का प्रभाव गवर्नमेंट के ऊपर आता है। गवर्नमेंट यहाँ है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, एक चार्ट बनता है, ये आगे आएगा, सिस्टम अप्रोच का एक पार्ट है, ठीक है। और ये डेविड स्टर्न जी ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि जनता का प्रभाव आता है गवर्नमेंट के ऊपर, और आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, गवर्नमेंट का प्रभाव आएगा जनता के ऊपर, ठीक है। ये तो कुछ इनपुट फंक्शन जैसे कि आपका डिमांड्स को उठाना, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ठीक है, उसको अपन फंक्शनल स्टडीज़ के अंदर वो आ जाता है। फिर गवर्नमेंट आउटपुट आउटपुट के एक अपना कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या बनाती है, जैसे इंडिविजुअल ने तो गवर्नमेंट को क्या दिया, डिमांड, डिमांड ही तो करते हैं अपन गवर्नमेंट से, या फिर सपोर्ट अपनी मंशा पार्टी को, और गवर्नमेंट ने क्या दिया बदले में, लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसीज, ठीक है। तो जनता जब डिमांड उठाती है तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन उसको कहते हैं। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, लेजिस्लेचर, रूल बनाना, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, एग्जीक्यूटिव, रूल एडजुडिकेशन, ये सब जो फंक्शंस होते हैं, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं, फंक्शनल स्टडीज़ के अंदर आ जाते हैं। जनता ने क्या किया, जैसे कि आपका इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, अब मैं डिमांड्स को उठाना, गवर्नमेंट ने रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, एग्जीक्यूटिव वाला काम, रूल एडजुडिकेशन, जस्टिस होना चाहिए, ये सब काम गवर्नमेंट के। तो ये अलग अलग फंक्शंस है, तो इन फंक्शंस की स्टडी फंक्शनल स्टडीज़ के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनवायरमेंट स्टडीज़। अब इसके लिए एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखिए कि ये एक पूरी कंट्री है, ठीक है, कंट्री नहीं सॉरी, ये वर्ल्ड है एक तरीके से, वर्ल्ड कहना सही होगा। अब मान लो कोई भी एक चीज़ है, कोई भी सिस्टम है, चाहे से वो सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, या कोई भी सिस्टम है, यदि वो, ये एक कंट्री है और ये एक वर्ल्ड है, ठीक है, यदि वो कंट्री के भी क्या होगा, कंट्री में भी एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, सिस्टम और भी है, इकोनॉमिक सिस्टम,
सोशल सिस्टम, अलग अलग सिस्टम है। तो एक अपन ने मान लिया कंट्री के साथ यहाँ पर आ रहा है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि ये डायग्राम अच्छा नहीं बना, मैं आपको एकदम क्लियर तरीके से समझाता हूँ। ये चीज़ें यदि आपने अभी समझ ली तो समझ ली, और यदि नहीं समझी तो फिर कभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए अपन थोड़ा सा टाइम लेके समझेंगे, लेकिन अच्छी तरीके से समझेंगे। यह आपका है, एक हो गया वर्ल्ड, उसमें हो गई है आपकी एक कंट्री, ठीक है। यह आपकी हो गई है कंट्री। ये हो गई आपकी एक कंट्री, और ये क्या हो गया आपका वर्ल्ड। अब कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। हाँ, पॉलिटिकल सिस्टम एक है, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशल सिस्टम, ऐसे अलग अलग सिस्टम है। तो मान लिया यहाँ पर एग्जिस्ट है एक पॉलिटिकल सिस्टम, PS मैंने लिख दिया। अब मान लो कोई भी एक दूसरा सिस्टम है, ठीक है, कोई भी दूसरा। तो जो भी सिस्टम, एनवायरमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंट्रा और एक होता है आपका एक्स्ट्रा। इंट्रा और एक होता है आपका एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट एंड इंट्रा एनवायरनमेंट। तो इंट्रा एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई भी सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम को छोड़ के, इकोनॉमिक सिस्टम हो सकता है, सोशल सिस्टम हो सकता है, यदि वो कंट्री के तो अंदर है लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर है, कंट्री के तो अंदर ही रहेगा लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम के बाहर है, मान लो यहाँ है, तो वो क्या कहलाएगा इंट्रा, क्योंकि वो कंट्री के अंदर है, पॉलिटिकल सिस्टम के तो बाहर है पर कंट्री के अंदर है, इसलिए इंट्रा एनवायरनमेंट बोलेंगे। और यदि कोई सिस्टम ऐसा है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम के भी बाहर है और कंट्री के भी बाहर है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर वही चीज है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। यहां पे आ जाएगा आपका पॉलिटिकल सिस्टम, यहां आ जाएगा आपका इनपुट, यहां डिमांड एंड सपोर्ट। ये इनपुट के दो फॉर्म्स हैं। फिर यहां पर आ जाएगा आपका आउटपुट, इधर रूल्स, लॉज एक्सेट्रा जैसी चीजें आ जाती है, ठीक है। यहां पे आपका आ जाता है एनवायरनमेंट, और इधर आपका आ जाता है फीडबैक। ठीक है, यह आपका पूरा एक चार्ट बनेगा। तो इनपुट, जिसमें आप सरकार से क्या रखते हैं, डिमांड, और सरकार को क्या देते हैं डिमांड के साथ में, सपोर्ट। बदले में सरकार आपको देती है रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस एक्सेट्रा। तो इन सबको मिलाकर क्या बनता है, और फिर उन रूल्स लॉज रेगुलेशन का आप क्या देते हो बदले में, फीडबैक, सपोर्ट के फॉर्म में, ठीक है। और या फिर यदि आपको पसंद नहीं आते तो आप सपोर्ट कम भी कर देते हो। इन सबको अपन कहते हैं एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इन सब चीज़ों की स्टडी होती है। ये चार्ट भी आप इस पॉइंट के अंदर बना सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी कि जितना ज़्यादा
ऑर्डिनरी सिटीजन का पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। उसमें ज़रूरी नहीं कि केवल बड़े बड़े अमीर लोगों का ही पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। जब तक गरीबों का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, हर एक कास्ट, हर एक कम्युनिटी, इवन हर एक जोग्राफिकल एरिया से, हर देश के कोने कोने से जब तक लोग नहीं जाएंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, जब तक देश का विकास नहीं होगा। वो आपको इसमें बताना है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स में आपको बता चुका हूँ, कुछ ऐसे इनविजिबल गवर्नमेंट जिनको अपन कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के डिसीजन को कई बार मोल्ड कर देती है, कई बार नहीं भी कर पाते, उनको अपन क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कह सकते हैं। इसको अपन इनविजिबल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। जैसे कि जब सरदार सरोवर डैम बनने का प्रस्ताव रखा गया, कहाँ पर, आपके नर्मदा रिवर के ऊपर, तब वहाँ पे एक आंदोलन शुरू हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। वहाँ के ट्राइबल लोगों ने कर दिया, क्योंकि डैम बनेगा तो उनको तो वहाँ से हटना पड़ेगा, क्योंकि ज़मीनें वमीनें कटेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, जंगल वंगल की सफाई होगी, तो उनका तो एक तरीके से लाइवलीहुड वहाँ से डैमेज हो गया। तो गवर्नमेंट के डिसीजंस को मोल्ड करने के लिए बन जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स। कई बार ये मोल्ड कर भी देते, कई बार नहीं भी कर पाते, ठीक है। इसके लिए एक अलग सा अपना चैप्टर भी है, आगे जाके अपन पढ़ेंगे। ये कुछ परमानेंट भी होते हैं, जैसे आरएसएस, जमात इस्लामी परमानेंट है, कुछ टेम्पररी भी होते हैं, ठीक है। ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे। ये जमात इस्लामी, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सब क्या है, ये सब प्रेशर ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, फॉर्मल ऑर्गन्स, किसके, गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग करना, एग्जीक्यूटिव का काम है रूल्स को इम्प्लीमेंट करना जो कि लेजिस्लेचर में बने, ठीक है। और जुडिशरी का काम क्या है, एक जस्टिस को प्रोवाइड करना। हालांकि इन तीनों पे सेपरेट चैप्टर्स है, और ये तो सिर्फ इनका बेसिक फंक्शन है। इनके अलावा इनके और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो अपन जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। 7-7, 8-8 फंक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं। तो इन तीनों ऑर्गन्स के कैरेक्टर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, इनके मोटिवेशन के बारे में, इवन इनके प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करना, वो क्या कराता है, आपका स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेसेस कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिशनल अप्रोच के जो स्कोप है, स्कोप और मॉडर्न अप्रोच के जो स्कोप है, इन दोनों स्कोप को कंबाइन करके आपको अपने आंसर में लिखना है। कौन सा आंसर में, जब आपसे पूछा जा रहा है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हालांकि ये नाम मत डालना, बस आप ये नाम नहीं डालेंगे, नाम तो मैंने समझाने के लिए डाले, बाकी ये नाम मत डालना। ये नाम कब डालेंगे, जब स्पेसिफिक पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच की स्कोप बताओ, मॉडर्न अप्रोच की स्कोप बताओ, तब नाम डालेगा। बाकी यदि ये पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल साइंस की स्कोप बताओ, तब नाम नहीं डालेगा, सीधा आप स्कोप चालू कर दीजिए, ठीक है। मैं जयेश नायक मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन कवर अप करेंगे बिहेवियरलिज्म के बारे में। जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद।